अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान मुबारक आप सबको मेरी तरफ से। आई होप कि आप सब जो है माह रमज़ान की बरकतें और रहमतें समेट रहे होंगे और अल्लाह पाक हमें इस माह रमज़ानुल मुबारक के सदके इस मूजी मर्ज कोरोना वायरस से निजात अता फ़रमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी दुआ के साथ आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का नेम है प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। प्रोडक्शन एंड ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में अभी जितने चैप्टर हमने पढ़े हैं, लास्ट चैप्टर में हमने जीडीपी, लास्ट चैप्टर में हमने सीपीआई का जिक्र किया था, उससे पहले हमने जीडीपी का। तो ये जो सारे हैं ये बेसिस हमारी प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है। आगे ये सब चीज़ें जो टर्मिनोलॉजीज हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं ये आगे यूज़ होती जाएंगी। अब प्रोडक्शन एंड ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? जीडीपी पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन। जीडीपी पर पर्सन। जीडीपी एक पर्सन के या पर पर्सन की या पर हेड के कितनी बनती है डिफरेंट कंट्रीज की, उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें चैप्टर में हम देखेंगे या ओवरऑल हम बात करेंगे कि कुछ कंट्रीज की जो है वो जीडीपी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ कंट्री की जीडीपी पर कैपिटा या पर पर्सन जो है वो बहुत कम होती है। इसकी क्या रीजंस हैं, क्यों कम होती है? और ग्रोथ जो है किसी पॉपुलेशन की, किसी नेशन की, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? ग्रोथ लेवल हम किस तरह से मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम प्रोडक्शन और ग्रोथ की बात करेंगे। और सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे कि कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? वो रियल जीडीपी पर कैपिटा के ऊपर डिपेंड करते हैं। पर कैपिटा मीन पर पर्सन। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहा जाता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो जितने ज़्यादा अच्छे होंगे उतनी ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेटर होगी। और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेटर होगी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बेटर होंगे? वो होंगे हमारे प्रोडक्टिविटी से। जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतने ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होंगे। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स अपॉन रियल जीडीपी और जीडीपी से हमारे पास क्या आती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। At any point in time, there are vast differences in real GDP per capita and its annual rate of growth among countries. बिल्कुल हम यही बात कर रहे थे कि कुछ कंट्रीज की जीडीपी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ कंट्री की जीडीपी कम होती है। जीडीपी पर कैपिटा और एनुअल ग्रोथ रेट भी इसी तरह से होता है, कुछ का ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है किसी भी गिवन पॉइंट में अगर हम देखें तो। फॉर एनी गिवन कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन चेंज ड्रामेटिकली ओवर टाइम। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो चेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जीडीपी एंड डिपेंडिंग अपॉन द what? Productivity. So this is a hope for all of us, all of the nation. चेंज आती रहती है, हमेशा एक जैसे हालात नहीं रहते, चेंज जो है वो आती रहती है। सो इट्स अ बेटर होप फॉर अस दैट दिस गिव्स अ होप दैट थिंग्स कैन बेटर। नाउ हेयर वन क्वेश्चन अराइजेस के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हैं वो चेंज क्यों होते हैं? It also raises the question, why do standard of living change over time? Standard of living वो किस तरह से चेंज होते हैं, किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वो क्यों चेंज होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस पे बात करने से पहले सबसे पहले स्क्रीन पे देखिएगा, आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। इसको देख के हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे, कुछ पिक्चर्स आएंगी, इन पिक्चर से हम लोग क्या जो है वो मीनिंग जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा हमारे पास जो है क्या पिक्चर शो करेगी, इज़ अ वर्थ 1000 स्टैटिस्टिक्स। एक पिक्चर को देखते हुए हमें उसके काफ़ी ज़्यादा अदादो शुमार का पता चल जाएगा, वो किस तरह से दिखते हैं। ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर को देखिएगा, क्या क्या चीज़ें हमने नोट करनी है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ देखिएगा। सो दिस इज द यूनाइटेड किंगडम। सो यूनाइटेड किंगडम इज एन एडवांस्ड economy. In 2011, its GDP per person was 36 something, and negligible share of population lives in the extreme poverty, defined here as less than $2 a day. A baby born in the United Kingdom can expect a relatively healthy childhood. Only 5 out of 1,000 children die before reaching age 5. What it does mean? It means कि उनके जो हैं हेल्थ फैसिलिटीज़, उनकी न्यूट्रिशंस जो हैं, उनकी इकोनॉमी जो है वो सब कुछ क्या है? बेटर है। उनकी एजुकेशन जो है वो भी क्या है? बेटर है। सो एजुकेशनल अटेनमेंट इज हाई अमंग चिल्ड्रन ऑफ हाई स्कूल एज, 98% आर इन स्कूल। मीन उनका लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरह हम नेक्स्ट पिक्चर अब देखेंगे, उस पर हम क्या देखते हैं, कौन सा कंट्री है और कौन सी पिक्चर है। ये पिक्चर देखिएगा गौर से,
इसमें देखिएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है। हमें कुछ देखने में पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतने अच्छे नहीं है जितने हमारे पिछली पिक्चर में थे, जो कि यूनाइटेड किंगडम की थी। ये पिक्चर है हमारे पास मैक्सिको की, ठीक है। अब मैक्सिको की जीडीपी जो है वो भी इतनी पुअर नहीं है, मिडल में आती है, 15,000 समथिंग पर जो है वो पर्सन होती है, और 5% इसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, उसकी है लेस देन $2 अ डे व्हाट इनकम, ठीक है, $2 पर डे इनकम। एंड 16 आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन डाई बिफोर एज 5 अमंग दोज ऑफ हाई स्कूल एज 35%। ये सारे क्या हैं, इनके स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि इस पिक्चर को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं। हम रफली देखते जाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास, ये देखिए, ये बहुत पुअर कंट्री है। इसकी हालत से देख के भी हमें पता चल रहा है, इसकी जो पिक्चर है, इनके लिविंग स्टैंडर्ड, ये कितने इधर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, ठीक है, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल बहुत लो है। तो ये कौन सा कंट्री है, ये माली है। माली इज़ अ पुअर कंट्री। तो पुअर कंट्री में क्या है, इनकी जीडीपी भी बहुत कम है, इनके काफ़ी सारी परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है, और इनके काफ़ी सारे चिल्ड्रन जो हैं वो डाई हो जाते हैं क्योंकि बेटर न्यूट्रिशन नहीं है, बेटर केयर नहीं है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। तो इन पिक्चर्स से हमें ये देखने में पता चला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंट्री वाइज चेंज होती हैं। वो क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस डायग्राम को देखिएगा, इस डायग्राम को देखिए आपको एक चीज़ पता चल रही है कि सबसे टॉप पे क्या है, जापान। जापान का क्या है, ग्रोथ रेट 2.65, और रियल जीडीपी पर पर्सन एट द एंड ऑफ ईयर क्या है, $34,810, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर तलब है कि जर्मनी की इससे भी ज़्यादा है, वो 38% में है, और यूनाइटेड स्टेट की 47, यानी कि जीडीपी पर पर्सन बहुत ज़्यादा है, यूनाइटेड नेशन की ऑन द टॉप है। लेकिन हमारे पास जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट वाइज जापान सबसे ऊपर है, यानी कि इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। और ग्रोथ रेट जो है किसी इकोनॉमी की, अगर हमने प्रोग्रेस देखनी हो तो ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एक स्टैटिस्टिक्स है जिसको हम देखते हैं। और इसको देखते हुए अगर हम देखें तो बांग्लादेश सबसे लोएस्ट पुअरेस्ट कंट्री है इन कंपैरिजन टू ग्रोथ रेट। ठीक हो गया बच्चों, ये हमारे पास क्या थी, ये एक जी बच्चों, तो ये हमारे पास एक डायग्रामेटिक जो थी वो फिगर्स थे जिनको हमने देखा। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा इस पे टॉपिक क्या है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अराउंड द वर्ल्ड। इसमें क्या होता है, अगर हम एक साल की ग्रोथ रेट देखें तो वो बहुत कम है, 2 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग। लेकिन जब हम डिफरेंट ईयर्स की कंबाइन कर दें, उनको कंपाउंड कर दें, तो वो ग्रोथ रेट क्या बन जाता है, एक अच्छा खासी जो है वो अच्छा खासा एक काउंटेबल जो है वो इंक्रीज बन जाता है, या ग्रोथ रेट बन जाता है इकोनॉमीज में, जो कि एक बेटर फिगर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अगर सालाना हमारा ग्रोथ रेट कम भी है तो उसको हम गुड कंसीडर करते हैं। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि जैसे कि जापान का 2.65 था लेकिन फिर भी वो टॉप पे था, ये एनुअल था। सो डिफरेंसेस इन एनुअल ग्रोथ रेट्स दैट सीम स्मॉल बिकम लार्ज व्हेन कंपाउंडेड फॉर मेनी इयर्स। जो हमें एनुअली ग्रोथ रेट स्मॉल लग रहे होते हैं, कम लग रहे होते हैं, जब हम उनको कंपाउंडेड कर देते हैं यानी कि कंबाइन कर देते हैं फॉर मेनी इयर्स, तो वो क्या हमारे बन जाते हैं, लार्ज बन जाते हैं। सो कंपाउंडिंग या कंबाइनिंग रेफर्स टू द अकमुलेशन ऑफ अ ग्रोथ रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये कंपाउंडिंग का हमें बताया हुआ है कि कंपाउंडिंग का मीनिंग क्या है यहाँ पे। सो दिस गिव्स अस होप, ये हमें एक होप देता है दैट इवन स्मॉल इंक्रीज इन ग्रोथ रेट्स कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन द एंड, कि कुछ सालों में ये स्मॉल ग्रोथ रेट भी हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, इससे हमें एक पॉजिटिव होप आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो बात हुई। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्टिविटी एंड इट्स रोल एंड डिटर्मिनेंट्स। प्रोडक्टिविटी क्या है, इसका रोल क्या है, और इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोडक्टिविटी को डिटरमिन करती हैं, इस पे बात करेंगे। अब बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी है क्या। प्रोडक्टिविटी इज द प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी मार्केट वैल्यू है उन गुड्स और सर्विसेज की, मार्केट वैल्यू मीन मॉनेटरी वैल्यू, उन गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू है जो कि वर्कर्स प्रोड्यूस करते हैं। कब, ईच यूनिट ऑफ वर्क, काम के 1 घंटे में जितनी प्रोडक्शन होती है। आपको पता है बाहर के कंट्रीज में, वेस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सैलरीज पेड होती हैं, वहाँ पे सैलरीज पेड होती हैं इसमें क्या घंटे के हिसाब से,
ठीक है, पर आवर के हिसाब से आपको घंटे की पेमेंट मिलती है जब आप कोई काम करते हैं। तो प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ वर्कर कैन प्रोड्यूस फ्रॉम ईच आवर ऑफ वर्क। ठीक है, वो मार्केट वैल्यू उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि वर्कर्स प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम ईच आवर ऑफ वर्क, हर घंटे जो काम का हर घंटा है उसके अंदर। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो भी हम देख लेते हैं। प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ द रेट at which outputs are produced per unit of input, यानी कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। कि प्रोडक्टिविटी क्या है? ये प्रोडक्टिविटी मेजर है उस रेट की या उस कैपेसिटी की एट विच आउटपुट्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जिस रेट पे आउटपुट प्रोड्यूस होती हैं पर यूनिट ऑफ इनपुट। इनपुट हमारे पास क्या होते हैं? लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल। और आउटपुट्स क्या होती हैं? जो चीजें बनती हैं रॉ मटेरियल को या इनपुट्स को यूज करते हुए जो आउटपुट्स निकलती हैं, मेन चीजें बन के फाइनल प्रोडक्ट्स हमारे सामने आते हैं, उनको कहते हैं। सो गुड्स एंड सर्विसेज आर आउटपुट्स, और इनपुट हमारे पास क्या है? लेबर जो कि काम करते हैं। ठीक है, कैपिटल जो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, रॉ मटेरियल उनको बनाने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम देखेंगे रोल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का रोल क्या है? प्रोडक्टिविटी प्लेज अ की रोल इन डिटरमिनिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल नेशन इन द वर्ल्ड। यही हमने बात की कि प्रोडक्टिविटी का मेन रोल क्या है, कि वो किस चीज को डिटरमिन करने में, मालूम करने में हमारी मदद करती है, वो है लिविंग स्टैंडर्ड्स। लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या चीज डिनोट करते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या चीज है? क्वालिटी ऑफ लाइफ है बच्चों के हमारी एजुकेशन कैसी है, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं, हम लोग कैसी खुराक हासिल कर रहे हैं, फूड, न्यूट्रिशन और पब्लिक पार्क्स या पब्लिक हमारी पॉलिसीज एक्सेट्रा, ये सब कुछ कैसा है। सो वी कैन से दैट अगर हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होने चाहिए। ग्रोथ होगी अगर प्रोडक्टिविटी में, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ग्रोथ होंगे। हायर द प्रोडक्टिविटी, हायर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है बच्चों, हमने क्या बात की? द ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी लीड्स टू द ग्रोथ इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। सो प्रोडक्टिविटी किस चीज को लीड्स कर रही है? प्रोडक्टिविटी लीड्स टुवर्ड द लिविंग स्टैंडर्ड। प्रोडक्टिविटी लीड्स टुवर्ड द लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है बच्चों, अब अगर हम दूसरी बात करें, वो क्या है? ग्रोथ इन प्रोडक्टिविटी विल इन रिटर्न प्रोड्यूस ग्रोथ इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है बच्चों, सो पीपल इन हाई प्रोडक्टिविटी कंट्रीज प्रोड्यूस, जो कि लोग जहाँ पे उन कंट्रीज में होते हैं जहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है या प्रोडक्शन ज्यादा है, तो उनके पास क्या क्या ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं? मोर प्रोडक्शन पर आवर। ठीक है, ज्यादा प्रोडक्शन होगी उनकी पर आवर, हर घंटे में ज्यादा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेंगे, एंड थिंग्स दैट कैन बी सोल्ड एट हायर प्राइस। और वो ऐसी चीजें प्रोड्यूस करेंगे जो कि हो सके। अब देखिए, इस चीज का अंदाजा हम लोग इस चीज से लगा सकते हैं कि अगर एक गरीब ने कोई चीज़ अपने हाथों से बनाई हुई है, हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी जो है वो गालिबन सस्ती होती है, या घर में बनी हुई चीज़ सस्ती होती है, बजाय इसके कि जो बड़े बड़े किसी ब्रांड के टैग के साथ हम लोग चीज़ खरीदें, या किसी बड़े ब्रांड की कोई चीज़ हम लोग परचेज करें, तो उसकी निस्बत होम मेड चीज़ें जो हैं, या किसी आम घर की बनी हुई चीज़, कोई भी स्पेसिफिक चीज़, जो बैग्स हैं अगर हम कर लें, तो वो सस्ते होंगे एज कम्पेयर टू किसी वेल नोन ब्रांड के। अब वेल नोन ब्रांड क्या है? एक रिच ब्रांड है। अगर एक रिच ब्रांड को हम एक कंट्री कंसीडर कर लें, तो ये सेम एग्जांपल उस पर फिट होती है। कोई ऐसी चीज़ें बनाएगा जो कि महंगे दामों फरोख्त होंगी, और हम लोग बेचारे जो घर में बैठ के गरीब मुल्क, जो हम लोग, अगर हम लोग अपने आप को गरीब मुल्क हैं, अगर हम लोग घर में बैठ के कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमारी वो उतने महंगे दामों नहीं बिकेगी जितने मराद जो हैं वो किसको हासिल होंगे? वेल नोन ब्रांड को। सो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ इन आउटपुट। ठीक है, इससे आउटपुट हमारी इंक्रीज होती है। जब ग्रोथ होगी प्रोडक्टिविटी में, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन ज्यादा होगी। प्रोडक्शन ज्यादा होना मीन आउटपुट ज्यादा, इनकम भी बढ़ेगी जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, और लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने बात की कि प्रोडक्टिविटी का रोल क्या है और प्रोडक्टिविटी क्या होती है। अब हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी कौन कौन से हैं? 4 किस्म के प्रोडक्टिविटी के डिटर्मिनेंट्स हैं, जिनको बारी बारी हम देखेंगे। सबसे पहले फिजिकल कैपिटल की बात करेंगे, पर वर्कर। ठीक है, फिजिकल कैपिटल क्या होता है, देन ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल में ह्यूमन स्किल्स वगैरह आ जाते हैं, जो कि इनटेंजिबल चीजें होंगी। फिजिकल कैपिटल में टेंजिबल चीजें होंगी, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि एज अ इनपुट यूज होते हैं फॉर फर्दर इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है बच्चों, और थर्ड हमारे पास आएगा नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? कुदरती जराए, लाइक रिवर्स, ठीक है, और ट्रीज, पेट्रोलियम, गैसेज, ये नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज करते हैं, तो इनसे हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब बारी बारी हम इन चारों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा हमारे पास व्हाट? फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या होते हैं? फिजिकल कैपिटल अगर आपको
आसान अल्फाज में समझाऊं तो हम टूल्स को कहते हैं वो टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं दूसरी चीज़ें प्रोडक्शन करने के काम में, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हुए जो है वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एम्ब्रॉयडरी अगर हम कर रहे हैं तो नीडल जो है, एम्ब्रॉयडरी करने वाली सुई जो है वो क्या है, वो हमारे पास एक टूल है चीज़ें प्रोड्यूस करने का। कढ़ाई वाले ड्रेसेस प्रोड्यूस करने की नीडल जो है वो एक टूल है। सो इस तरह के टूल्स जितने ज़्यादा होंगे उतने हमारे वर्कर्स जो होंगे वो क्या होंगे, प्रोडक्टिव होंगे। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन फिजिकल कैपिटल। So workers are more productive if they have tools with which to work. वो टूल्स उनके पास हों जिसके साथ उन्होंने काम करना है तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं वर्कर्स हमारे। सो टूल्स को अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो टूल्स हमारे क्या है, हमारे इक्विपमेंट्स हैं या वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो चीजें हैं जो यूज होती हैं प्रोडक्शन करने में। प्रोडक्शन किस चीज की होती है बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज जो हम प्रोड्यूस करते हैं। सो फिजिकल कैपिटल बेसिकली वो चीजें हैं जो टेंजिबल हैं, जिनकी फिजिकल अपीयरेंस है, जिनको हम पकड़ सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वो चीजें, ठीक हो गया। तो फिजिकल कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट स्ट्रक्चर दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यही बात की हमने बच्चों, ठीक है। सो टूल्स यूज्ड टू बिल्ड और रिपेयर थिंग्स, अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो इसमें आएंगे, टूल्स यूज्ड टू बिल्ड और रिपेयर थिंग्स। देन कम्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये भी हमारे पास जो है चीज़ें या कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग डिफरेंट सर्विसेज लाइक जूम सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशन सर्विस, एजुकेशनल सर्विसेज, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म की ये चीज़ें हैं लाइक ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्री की बिल्डिंग हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये इसकी क्या है, ये एग्जांपल्स हैं कौन कौन से टूल हैं ये फिजिकल कैपिटल में इंक्लूड होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ जाती हैं, रोड आ जाती हैं, रेलवे लाइंस आ जाती हैं, ब्रिजेस आ जाते हैं, ये हमारे स्ट्रक्चर्स में आएंगे, ठीक है, सब कुछ। अब जो है दीज आर यूजली प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अब ये चीजें जिनके बारे में हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे लाइन, ब्रिजेस, ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट। सो एग्जांपल इसकी हम अगर देखें फिजिकल कैपिटल की तो वो क्या है, एम्ब्रॉयडरी विद हैंड्स एंड एम्ब्रॉयडरी विद मशीन। क्या मतलब, इसका मतलब ये है बच्चों के पहले एम्ब्रॉयडरी की जाती थी हाथ के साथ। तो हाथ के साथ जब एम्ब्रॉयडरी की जाती थी तो एक फ्रेम होता था, ठीक है, नीडल होती थी, थ्रेड होते थे, ठीक है, कुछ इस तरह की चीजें होती थी जिससे हम एम्ब्रॉयडरी करते थे। तो वो वाले टूल्स क्या थे, वो भी फिजिकल कैपिटल थे। आजकल हमारे पास क्या है, एम्ब्रॉयडरी हम लोग कर रहे हैं मशीन्स के साथ कर रहे हैं। ये है तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, फिजिकल कैपिटल भी है। ये मशीन्स जो आगे फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में यूज हो रही हैं और इनको हम लोग यूज करके क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। इनको यूज करने से अगर हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो बच्चों अगर और तरफ बात अगर हम देखें यहाँ पे, ये जो मशीन्स हैं ये भी तो कहीं से बन के आई है ना, कुछ रॉ मटेरियल, कुछ पुर्जे हमने इकट्ठे किए, उनको हमने जोड़ा और हमने मशीन्स बनाई। ये भी किसी इनपुट की आउटपुट थी, किसी प्रोसेस की आउटपुट है। कहीं से ये भी प्रोडक्शन मशीनें बन के आए, फिर वो मशीनें आगे इस्तेमाल हुई और गुड्स एंड सर्विसेज बने जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर ने इस्तेमाल की। कपड़े बने कढ़ाई वाले तो किन्होंने इस्तेमाल की, हमने और आपने। जो अल्टीमेट कंज्यूमर में फाइनल कंज्यूमर, एंड पे जाके चीज किसने इस्तेमाल की, हमने इस्तेमाल की। उसके बाद जब खत्म हो गई, खराब हो गई, हमने फेंक ली, ठीक है, उसके बाद दोबारा आगे प्रोडक्शन में तो इस्तेमाल नहीं हुई। तो ये जो फिजिकल कैपिटल है इसको क्या कहेंगे, मैन मेड कैपिटल, ठीक है, ह्यूमन मेड कैपिटल, और इसको कहेंगे प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जो कि रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल, जो कि हमारे इस्तेमाल होते हैं एज अ इनपुट टू प्रोड्यूस समथिंग। अब ये वाले हमारे जो होंगे ये प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, यानी कि ये पहले किसी इनपुट आउटपुट प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोड्यूस हुए, मशीनें बनी, फिर उन मशीनों को हमने आगे इस्तेमाल किया, ठीक है बच्चों। ये क्या है, ये प्रोड्यूस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब प्रोड्यूस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन इनकी। फिजिकल कैपिटल इज अ प्रोड्यूस और द ह्यूमन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ह्यूमन मेड या प्रोड्यूस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन मेड मीन मैन मेड, जिनको किसी पहले वाले प्रोडक्शन प्रोसेस में एज अ आउटपुट बन के आए, ठीक है, जो किसी प्रीवियस प्रोडक्शन प्रोसेस में एज अ आउटपुट बने, उनको अब हम एज अ इनपुट, यानी कि ये मशीन्स जो हैं इनको एज अ इनपुट इस वाले प्रोडक्शन प्रोसेस में, सेकंड वाले प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करके अल्टीमेट फाइनल प्रोडक्ट हम इनसे तैयार कर रहे हैं। वो क्या है, कपड़ा, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक। सबसे पहले क्या हुआ, मशीनें बनी, वो एक प्रोडक्शन प्रोसेस था जिसमें हमारी मशीनरी बन रही थी। फिर एक प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ जिसमें हमारे क्या बन रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले क्लोथ।
तो ये दो प्रोडक्शन प्रोसेस है। पहले वाले प्रोडक्शन प्रोसेस से जो बन के मशीनरी आई हमारे पास, वो क्या है, वो हमारी क्या बन गई, प्रोड्यूस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि अब इसमें यूज होगी। ठीक है बच्चों, सेकंड प्रोडक्शन प्रोसेस में। So we can say that physical capital refers to all man-made or human-made resources used in the production process. It is produce factor of production. Produce factor of production का बच्चों मतलब आपको समझ आ गया। Produce factor of production वो जो कि पहले किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के आउटपुट है या उसका हिस्सा था। ठीक है, वो अब एज अ इनपुट यूज हो रहा है। वो पहले आउटपुट था और अब एज अ इनपुट यूज हो रहा है। ये प्रोड्यूस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। आपने जिस चीज पे फोकस करना है, आपने इस चीज पे फोकस करना है कि फिजिकल कैपिटल क्या है। फिजिकल कैपिटल्स आर द टूल्स, आर द इक्विपमेंट्स, आर द स्ट्रक्चर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और ये कौन से वाले फिजिकल कैपिटल, कौन सा वाला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये प्रोड्यूस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और प्रोड्यूस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है उसके ऊपर अपन ने अभी बात कर ली। ठीक है बच्चों, ये टेंजिबल फॉर्म है, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फिजिकल फॉर्म, टेंजिबल मीन फिजिकल फॉर्म, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, उसको देख लेते हैं। सेकंड जो था हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, वो क्या था, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, ये नॉलेज और स्किल्स होते हैं जो कि ह्यूमंस यूज करते हैं, जिनको वो एक्वायर कर सकते हैं एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है, या कोर्सेज के थ्रू। और ये किसके थ्रू और भी हासिल किए जा सकते हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। तो ये क्या हुआ, इनटेंजिबल है, इसको हम छू नहीं सकते, ये फिजिकल नहीं है। ठीक है, ये ह्यूमन कैपिटल वो चीजें हैं, जो स्किल है, जो नॉलेज है, जो कैपेबिलिटीज हैं इंसानों की, ह्यूमन की, उसको ये डिनोट कर रहा है ह्यूमन कैपिटल। इसके ऊपर भी प्रोडक्टिविटी हमारी जो है वो डिपेंड करती है। अगर हम कहें कि कोई वर्कर जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, मीन्स के वो ज्यादा काम कर सकता है बजाय इसके कि दूसरे किसी वर्कर के थ्रू, तो ये डिपेंड करता है हर पर्सन की फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, कुछ लोग फिजिकल कैपिटल किस तरह वर्कर बाय वर्कर डिफरेंट होगा। कुछ लोगों को मशीनों पे काम करना आता है, कुछ लोगों को मशीनों पे काम करना नहीं आता। कुछ लोग थे जो हैंड की एम्ब्रॉयडरी कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मशीनों की एम्ब्रॉयडरी कर पाते हैं। तो जो मशीन के ऊपर काम कर सकता है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, क्योंकि आजकल क्या है, मशीनों का दौर है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल की। तो दोबारा इसकी तरफ आते हैं। ह्यूमन कैपिटल की हमने क्या बात की थी, ये है, इट्स रेफर्स टू द नॉलेज एंड द स्किल्स दैट वर्कर एक्वायर थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। दिस इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल से क्या होती है, हमारी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ये उसको इंक्रीज कर देता है। इसी तरह हमारे फिजिकल कैपिटल में क्या होता था कि फिजिकल कैपिटल ज्यादा इस्तेमाल करने से या अच्छा इस्तेमाल करने से हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती थी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होते थे। यहाँ पे भी यही है। लेकिन अगर हमने पैसा इन्वेस्ट करना है अच्छी एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे और एक्सपीरियंस हासिल करने पे, तो उसके लिए हमें अपनी करंट कंजम्पशन कम करना होगी। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो हमारे जो खर्चे हैं, जो हम चीजें कंज्यूम करते हैं, चीजें खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, वो हमें अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे अगर हमने बेटर एजुकेशन हासिल करनी है, यानी कि ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन स्किल्स अच्छे वाले हासिल करने हैं, क्योंकि हमें कुछ पैसा अपना उधर लगाना पड़ेगा। इसी तरह ये एक मुल्क की अगर हम बात करें मैक्रो लेवल पे, तो इसी तरह एक कंट्री का भी होता है। अगर एक कंट्री ने अच्छी एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, स्किल्स लोगों में डेवलप करने हैं या ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना है, तो उसके लिए उसको क्या करनी पड़ेगी, अपनी करंट कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने बात की लाइक फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल रेजेस आवर नेशंस एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये बात की हमने। सेकंड हमने क्या बात की, लाइक फिजिकल कैपिटल एट एनी गिवन डेट, ह्यूमन कैपिटल कैन बी एक्वायर्ड ओनली बाय सैक्रिफाइसिंग करंट कंजम्पशन, कि हमें करंट कंजम्पशन की, आज की कंजम्पशन की जो चीजें हमने इस्तेमाल करनी है उनकी कुर्बानी देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, और ये क्या चीज है, ये एक वो चीज है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये ट्रेड ऑफ है। देखिए, अगर हमने कैपिटल इंक्रीज करना है, ह्यूमन हो या फिजिकल कैपिटल, अगर हमने ये इंक्रीज करना है, इसको बढ़ाना है, तो हमें करंट कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी, अप एंड डाउन। एक चीज अगर बढ़ानी है तो दूसरी चीज कम करनी पड़ेगी। फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज करना है तो वी हैव टू sacrifice our current consumption, so this trade off is unavoidable। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर हमारा जो है डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होती क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज और द इनपुट्स विच आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर, जो हमें कुदरत प्रोवाइड करती है, वो वाले इनपुट्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक पानी इस्तेमाल करके हम लोग बिजली पैदा कर रहे हैं, तो ये पानी क्या है, वाटर क्या है, वाटर इज एन इनपुट गिवन बाय अल्लाह, गिवन बाय नेचर। ठीक है, so natural resources are inputs used in production that are provided by nature। और इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, लैंड, रिवर्स,
मिनरल डिपॉजिट्स, जो मादनियात हमारी ज़मीन से जो निकाली जाती हैं, ठीक है। अब अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो बच्चों इसकी टू काइंड्स हैं, एक रीन्यूएबल और एक नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल मीन वो चीजें जिनको दोबारा प्रोड्यूस, दोबारा से नया बनाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। दरख्त अगर हमने काट दिया तो और दरख्त हम लगा सकते हैं, तो ये क्या है, ये हमारे पास वो वाले नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि रीन्यूएबल हैं, जिनको दोबारा से रीन्यू किया जा सकता है। फॉरेस्ट क्या है, जंगलात क्या है, वो भी इसी की एग्जाम्पल है। सो रीन्यूएबल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज आर ट्रीज एंड फॉरेस्ट। These are the example of renewable resources. अब दूसरी टाइप जो हमने इसकी बात की वो क्या थी, नॉन रीन्यूएबल वो हैं जिनको दोबारा से प्रोड्यूस ना किया जा सके। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल जो है एक दफा अगर हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वो दोबारा प्रोड्यूस नहीं होता, मतलब वो वाला जो इस्तेमाल हो गया, कंज्यूम हो गया, वो तो दोबारा प्रोड्यूस नहीं होगा। हाँ, जो ज़खायर हैं अभी तक हमारे पास, उसमें से हम नई नई एक्सट्रैक्शन करते जा रहे हैं। इसी तरह कोल है, हमारे पास कोयला है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास साल्ट है, साल्ट माइनिंग जो हम लोग करते हैं, नमक जो है। तो ये एग्जांपल्स क्या हैं, ये वो चीज़ें जो दोबारा से प्रोड्यूस नहीं हो सकती, नई नहीं बनाई जा सकती, खुद से उगाई नहीं जा सकती। पेट्रोल उगा सकते हैं आप लोग नहीं, ऑब्वियसली, ठीक है। कोल जो है वो भी नहीं, कोयला जो है वो भी नहीं। ये भी क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज वो वाले हैं जो नॉन रीन्यूएबल हैं। सो यहाँ पे भी वही बात है कि अगर हमें नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो चाहिए, या नेचुरल रिसोर्सेज हमने जो है एक्वायर करने हैं, हासिल करने हैं, तो उसके लिए हमें करंट कंजम्पशन जो है उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। द सर्च फॉर रिजर्व्स ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज पेट्रोलियम एंड कोल अगर हमें हासिल करना है, और टू परचेज दीज रिसोर्सेज फ्रॉम एल्सवेयर, अगर हमें कहीं और से खरीदना है, सो यूजली वो रिक्वायर अ सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन। आज की कंजम्पशन या करंट कंजम्पशन जो है, हालिया कंजम्पशन जो है, हमें वो कम करनी पड़ेगी। किस वजह से, ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेज खरीद सकें। अगर हमारे पास नहीं है, ऑयल हम लोग प्रोड्यूस नहीं करते, हमें खरीदना पड़ता है। सो ऑयल क्या है, एक नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जिसको खरीदने के लिए हमारे पास ज़र मुबादला होना चाहिए, पैसा हमारे पास होना चाहिए। और वो पैसा कहाँ से आएगा, अगर हम अपने खर्चे कम करें, ठीक है बच्चों। यहाँ तक बात थी हमारी थर्ड वाले डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी की, जो कि था नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम बात करेंगे फोर्थ एंड द लास्ट वन, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज क्या है, हाउ टू परफॉर्म समथिंग इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, इन सिंपल मीनिंग, आसान अल्फाज में। लेकिन यहाँ पे हम बात करें प्रोडक्शन की, तो हम बात क्या करेंगे, टू नो, टू अंडरस्टैंड द बेस्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज को अच्छे से अच्छे तरीके से, या ज़्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए प्रोड्यूस किया जा सके, वो क्या होता है, हमारा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होता है। इसको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी कहते हैं। जितनी ज़्यादा एडवांस हम लोग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज या मशीनरी यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। जितने ज़्यादा एडवांस कंट्रीज़ हैं उनमें हर चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस क्यों होती है, उनकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा क्यों है, उनकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा इस वजह से हैं क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा। उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उनका टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ज़्यादा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ज़्यादा है। वो इस तरह की मशीनरी यूज़ करते हैं कि वहाँ पे चीज़ें कम वक्त में ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। लाइक यूएसए या बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज जो है, उनकी जो वेल डेवलप कंट्रीज है, उनकी अगर बात की जाए तो वहाँ पे फार्मिंग बहुत इजी है, क्योंकि उसमें उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। हमारे यहाँ पे अभी भी काफ़ी मैनुअल काम होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे अभी तक देहातों में घास जो है वो हाथों से काटा जाता है, ठीक है। वो हाथों से वो एक चीज़ यूज़ करते हैं, उसके साथ उसकी कटिंग होती है, ठीक है। तो बाहर के कंट्रीज में ये सारी कटिंग किसी होती है, मशीनरी से। सो ऑब्वियसली मशीन कैन डू फास्टर दैन ह्यूमन, ठीक है, than manually. Automatic process is always faster than the manual one. So what does technological knowledge means? Technological knowledge refers to the society's understanding of the best ways to produce goods and services. What does it mean? It means technological advancement. यही बात की हमने बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंक्रीजेस इन द टेक्नोलॉजिकल नॉलेज रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली अगर हमने टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को इंक्रीज करना है तो हमें अपने मुल्क की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, चीज़ें रिसर्च करें, देखें, ठीक है, और फिर हम उस तरह की चीज़ें बनाएं। सो दिस यूजली रिक्वायर्स अ सेक्रीफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन। जो करंट कंजम्पशन की हमने बात की थी कि वो हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी अगर हमने इन्वेस्ट करना है इस वाले
डिटर्मिनेंट के ऊपर भी। सो सम टेक्नोलॉजीज कॉमन नॉलेज। कॉमन नॉलेज क्या होता है बच्चों? सम टेक्नोलॉजीज कॉमन नॉलेज एंड सम टेक्नोलॉजीज प्रोप्रिएटरी नॉलेज। अब यहाँ पे हम दो चीज़ों की बात करेंगे। कॉमन नॉलेज वो होता है कि अगर किसी एक ने इस्तेमाल किया तो दूसरा भी उसको देखा देखी इस्तेमाल कर ले, ठीक है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड, बहुत फेमस कार मेकर कंपनी है। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट जो था उसको इंट्रोड्यूस करवाया। असेंबली लाइन क्या होती है? असेंबली लाइन मीन्स प्रोडक्शन प्रोसेस को या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर देना। एक जगह पे गाड़ियों के सिर्फ कवर्स बन रहे हैं, एक जगह पे गाड़ियों की लाइट्स बन रही हैं, एक जगह पे गाड़ियों के बम्पर बन रहे हैं, एक जगह पे गाड़ियों के टायर बन रहे हैं, फिर एक जगह पे उनकी फिक्सिंग हो रही है, एक जगह पे उनकी पॉलिशिंग हो रही है। स्टेप वाइज जो काम होता है या स्टेप बाय स्टेप जो काम होता है उसको क्या कहते हैं? असेंबली लाइन। तो जब उन्होंने हेनरी फोर्ड ने जब ये की इंट्रोड्यूस, तो बहुत सारे कार मेकर्स ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ये क्या बन गया? कॉमन नॉलेज। सो कॉमन नॉलेज क्या होता है? आफ्टर वन पर्सन यूजेस इट एवरीवन बिकम अवेयर ऑफ इट। अगर एक ने इस्तेमाल किया तो सबको उसका पता चल जाता है, वो इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या थी? हेनरी फोर्ड इंट्रोड्यूसेस प्रोडक्शन इन असेंबली लाइंस, अदर कार मेकर क्विकली फॉलोड। सो इसका ऑपोजिट क्या होगा? प्रोप्रिएटरी नॉलेज। प्रोप्रिएटरी क्या होगा? कि जो इस्तेमाल करता है, जिसने बनाया है, जिसकी रेसिपी है या जिसने इस्तेमाल किया या जिसने कोई चीज़ इन्वेंट की है, वो ही इस्तेमाल करे। जैसे पिज़्ज़ा हट है, उसकी पिज़्ज़ा मैन्युफैक्चरिंग की अपनी रेसिपी है जो कि उसको दूसरों से मुख्तलिफ बनाती है, ठीक है बच्चों। इसकी अगर हम इंटरनेशनल एग्जांपल लें तो वो कोको कोला है। कोको कोला की एक स्पेशल रेसिपी है जिसकी वजह से कोको कोला फेमस है, उसका एक टेस्ट है। तो वो जो रेसिपी है वो सिर्फ कोको कोला को पता है, बाहर के दूसरे लोगों को पता नहीं। अगर दूसरों को पता चले तो वो भी उसमें मिलावट करके 2 नंबर जो है वो बनना शुरू हो जाए, कॉपीज बनना शुरू हो जाए, ठीक है बच्चों। तो इसको जो नॉलेज को कहते हैं, जो कि कॉमन नहीं होता, जो कि आम नहीं होता, वो प्रोप्रिएटरी नॉलेज है। प्रोप्रिएटरी नॉलेज, सम टेक्नोलॉजी इज प्रोप्रिएटरी नॉलेज। इट इज नोन ओनली बाय द कंपनी दैट डिस्कवर्स इट। जिसने उसको डिस्कवर किया, जिसने उसको तलाश किया, वो ही जो है उसको यूज करता है, उसको ही उसका पता होता है। इसकी एग्जांपल क्या है? कोको कोला रेसिपी फॉर मेकिंग फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक। यही बात की हमने बच्चों। इस टॉपिक पे हमने इतनी ही बात करनी थी इस चैप्टर में। आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा जिसके ऊपर हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में प्यारे मुल्क पाकिस्तान को और हम सबको ज़रूर याद रखिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव वंस। अल्लाह हाफिज़।